बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और अब दर्शकों के सवालों के जवाब हम देंगे शो में। अमोल जोशी, फाउंडर प्लान रूपी इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमोल, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और हमारे पहले दर्शक विकास भी मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। साथ ही विकास, नमस्कार। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज मैडम। ओके, आपने अपने लिए HDFC टॉप 100, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, SBI का स्मॉल कैप, HDFC का मल्टी कैप, ICICI प्रू मल्टी एसेट एलोकेशन, SBI का कॉन्ट्रा फंड लिया हुआ है। और आपने टाइम होराइजन 10 साल रखी है। 50 लाख रुपए जमा करने का आपका इरादा है। हाँ मैडम। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं आप इनमें? मैडम ये 4 महीना ही हुआ है अभी। ओके ओके, चलिए ठीक है। अमोल, क्या करना चाहिए इन्हें? जैसे कि हम जानते हैं आपका विकास जी 17,000 रुपए का एसआईपी है और आपके पास लगभग 10 साल की अवधि है। 17,000 रुपए का एसआईपी अगर 10 साल की अवधि में आपको 12% का CAGR 12% का रिटर्न अगर मिलता है तो लगभग आपका इसमें से 38 लाख रुपए का आपका कॉर्पस या आपकी राशि जमा हो सकती है। आपका जबकि चूंकि गोल है आपका 50 लाख का, तो इसमें एक सुझाव या एक सुधार करना आपके लिए जरूरी है विकास जी। अगर आप एनुअली अपना एसआईपी 8 से 10% से बढ़ाते हैं, जिसे एसआईपी टॉपअप या एसआईपी स्टेपअप भी कहा जाता है, जैसे कि 17,000 का 10% हो जाएगा लगभग 1,700 रुपया। तो अगले साल, एक साल आपका एसआईपी 17,000 का चलने दीजिए, अगले साल लगभग उसको 1,500 से 2,000 से आप अगर राशि बढ़ाते हैं तो आपका ये 38 लाख से 10 साल में 50 लाख रुपए का गोल आपकी सीमित कक्षा में आप उसको अचीव कर सकते हैं। आप 50 लाख की राशि जमा कर सकते हैं। आपने जैसा कि कहा आपके पास HDFC टॉप 100 से लेके SBI स्मॉल कैप, HDFC मल्टी कैप और बाकी सारे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड भी है। तो मैं कहूंगा आपने इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, इन सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का चयन किया है। आप इनको कंटिन्यू इनके साथ बने रहे। दीज स्कीम्स आर गुड, परफॉर्मिंग करंटली वेल। और हर साल के बाद आप इनको अपने पीयर ग्रुप के, स्कीम्स के पीयर ग्रुप के साथ आप इसको इवेल्युएट करना ना भूले। और इवेल्युएट करने के बाद हर साल में आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि एसआईपी टॉपअप में कौन सी स्कीम में करूंगा, या कोई अगर एक स्कीम कंटिन्यूअसली अंडर परफॉर्मिंग है तो उसको शायद आपको चेंज भी करना पड़ सकता है। तो आप एसेट एलोकेशन और रीबैलेंस की तरफ ध्यान दें और जरूर 10% के टॉपअप से आप अपनी 50 लाख रुपए की राशि तक पहुंच सकते हैं 10 साल के अंदर। ऑल द बेस्ट विकास। आगे बढ़ते हैं। क्या मेरे साथ फोन लाइन पर चलिए सुशील जायसवाल का सवाल हम लेंगे जब तक वो फ़ोन लाइन पर हमारे साथ आते हैं। 5 लाख रुपए 5 साल के लिए इनको लमसम इन्वेस्ट करना है, इसी के लिए ये आपसे फ़ंड जानना चाहते हैं। तो यही सवाल, 5 साल के लिए 5 लाख रुपए एक मुश्त निवेश अगर किसी को करने हो तो किस तरह किश्तों में फ़िलहाल करने चाहिए? अमोल? कविता, जैसा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि एक आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और एक आपकी रिस्क प्रोफाइल, ये एक बात जरूर होती है जिससे कि आपका फ्यूचर रिटर्न तय होता है। और दूसरी बात एक जरूर हम ध्यान दें इसमें ये हो सकती है कि इसमें से मार्केट कौन से वैल्यूएशन पे अभी है। मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार अगर आप अभी देखें, लगभग निफ्टी का पी 22-23 के आसपास है और एक ऑल टाइम हाई के आसपास आपको मार्केट दिखता हुआ नजर आता है। इसे बहुत ही चीप वैल्यूएशन नहीं कहा जा सकता। तो मेरा सुझाव यह है, जो कि सुशील जी के पास लमसम है, तो आप अभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में या बैलेंस एडवांटेज फंड में जाइए। आपके पास लमसम है, तो मेरा सुझाव है 5 लाख रुपए में से 3 लाख रुपीस आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट इनटू गोल्ड प्लस डेट प्लस इक्विटी, ये तीनों इसमें एसेट्स है। और दूसरी स्कीम 2 लाख रुपीस के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। जायसवाल जी, आपको 2 फंड रेकमेंड किए जा रहे हैं। ICICI प्रू का मल्टी एसेट रेकमेंड किया जा रहा है और उसके बाद एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज फंड। और कोई सवाल आपको अमोल को पूछना है? हाँ मैम, जैसे मुझे 3,000 का कुछ SIP भी शुरू करना था। मेरी बेटी अभी 18 साल की है, उसकी शादी भी के लिए। अच्छा, ये 7-8 सवाल साल तो की। आपने हमें नहीं दिया था। जी। 3,000 की SIP भी इनको शुरू करनी है अमोल, क्या कहेंगे आप? अगर मैंने ठीक से सुना तो इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन रहेगा। अगर 3,000 का SIP आप शुरू करना चाहते हैं, और खास करके ये दया जो नहीं मिल रहा SIP क्या? है, विवेक गोयन का भी। खास करके ये SIP है, तो SIP में जैसा कि हम सब जानते हैं आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलेगा। मार्केट के उतार चढ़ाव और खासकर मार्केट में अगर कोई गिरावट आती है तो उससे आपको एवरेजिंग का फायदा होता है। 3,000 रुपीज की राशि ध्यान में रखते हुए मेरा सुझाव आपको ये रहेगा, आप इसको HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड में इसका निवेश करें SIP के द्वारा।
ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का सवाल हम लेते हैं रवि शॉ का। और 6,000 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं ये, और सालाना 3,000 रुपये से अपनी एसआईपी बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं और 10 साल तक इस निवेश में बने रहेंगे। बताइए क्या फंड्स इनको आप रेकमेंड कर रहे हैं अमोल? जैसा कि आपने कहा रवि, शुरू करेंगे 6,000 रुपीज के एसआईपी से। और जहां तक मैंने इनका क्वेश्चन देखा है, इनका भी इन्वेस्टमेंट होराइजन लगभग 10 साल का है। खास बात इसमें यह है, मैंने जो नोटिस की है इनका, कि 6,000 रुपीज की सीमित राशि से ये शुरू करेंगे, लेकिन इनका एसआईपी टॉपअप जैसे इन्होंने कहा ईयरली 3,000 है, तो शायद अगले साल इनको अपना एसआईपी 50% से बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं इनको अमाउंट की जानकारी दे दूं। अगर आपका 6,000 रुपए का एसआईपी है और 3,000 रुपए सालाना आप एसआईपी टॉपअप इसमें कर सकते हैं, 10 साल के लिए अगर आप इस एसआईपी में बने रहते हैं, मार्केट आपको या आपकी स्कीम्स आपको लगभग 12% का रिटर्न देती है, तो आप 37 टू 38 लाख रुपीस की राशि आपकी जमा हो सकती है मिस्टर रवि। और इस 6,000 के लिए मेरा स्कीम्स का सुझाव आपके लिए रहेगा, जबकि आपका 10 इयर्स का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन है। 4,000 रुपीज आप शुरू करें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड से, और 2,000 रुपीज आप स्मॉल कैप एलोकेशन ले सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड से। आपने शायद ये भी पूछा था कौन सा प्लान में इन्वेस्ट करूं और कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करूं, तो मेरा सुझाव ये है, आप सीमित राशि से शुरुआत कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप न्यू बिगिनर इन्वेस्टर भी शायद हो सकते हैं, तो आप सेक्टर फंड में निवेश ना करें। मैं आपको कोई भी सेक्टर फंड के लिए अभी फिलहाल सुझाव नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये जो दो स्कीम की हमने बात की है, इसमें आप अक्रॉस द मार्केट कैप इन्वेस्ट कर रहे हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये मार्केट के तीनों जो क्षेत्र है जिसको आप कवर ये दो स्कीम से ही कर सकते हैं। एनुअल टॉपअप करना ना भूलें अगर आप ये 37 टू 38 लाख की राशि अचीव करना चाहते हैं तो। आगे बढ़ते हैं, विवेक गोयनका मेरे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार विवेक। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ मैम जी। थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए। 2023 तक 2 करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करने हैं। 2021 से आपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत की है और अभी तक आपने कुछ 12 लाख के आसपास इकट्ठा कर लिए हैं। 30,000 की आप एसआईपी कर रहे हैं और स्टेप अप करेंगे 15% से। पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप फंड है ना आपके पास? जी मैम। ओके। आपने ये जो फंड मिक्स बनाया है अपने लिए, ये खुद बनाया है आपने या आपने सलाह ली है किसी प्रोफेशनल से? मैम मैं काफी शोज देखता हूँ, आपके शोज भी देखता हूँ और सीएनबीसी और दूसरे भी शोज देखता हूँ। सब जगह देखकर पढ़ के थोड़ा फिर मिक्स किया है मैम अपने आप मैंने। ओके। तो मिड कैप स्मॉल कैप आपने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए हुए हैं और डाइवर्सिफिकेशन का महत्व? या दो मैंने किए हैं, उनका पोर्टफोलियो वाला चेक किया, बहुत कम है मैम, इसलिए मैंने दोनों किए हैं। नहीं वो ठीक है, बिकॉज इन कैटेगरीज का यूनिवर्स थोड़ा सा बड़ा है तो ओवरलैप के चांसेस उसी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। बहरहाल चलिए बताते हैं कि जो अंडर परफॉर्म कर रहा है आपका मिड कैप का फंड पीजीआई मिड कैप, उसमें आपको क्या करना चाहिए। बट अमोल, उससे पहले ओवरऑल फंड मिक्स आपको कैसा लग रहा है इनके लक्ष्यों के मुताबिक? कविता, जैसा कि विवेक ने हमको जानकारी दिया भी था, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड इन्होंने दो स्कीम्स चूज की है। 30,000 रुपए के एसआईपी में से लगभग 16,000 रुपए उनका मिड कैप और स्मॉल कैप में जाता है। मेरे हिसाब से ये 50 से 55% स्लाइटली ऑन द हायर साइड है, लेकिन जैसा कि हमने देखा विवेक का गोल भी काफी लॉन्ग टर्म है। इसके हिसाब से इसके अनुसार मैं सजेस्ट कर सकता हूं इनको कि ये मिड कैप, स्मॉल कैप और एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल भी इन्होंने हमको बताया था, तो एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होने के कारण ये अपना मिड कैप और स्मॉल कैप 50% से भी ज्यादा कंटिन्यू कर सकते हैं। ये तो हुई पहली बात। विवेक, आपने अपना गोल भी बताया था। आपने लगभग 2 करोड़ रुपीस की राशि बताई थी अगले 10 साल में आपको जमा करनी है। तो आपका 12 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग कॉर्पस, 30,000 रुपए का एसआईपी, अगर आप इसको एनुअली 15% से स्टेप अप करते हैं, जो कि आपने अपने सवाल में हमको बताया था, जानकारी हमको दी थी, 15% से अगर आप टॉप अप करते हैं तो आप लगभग 1.57 करोड़ रुपीस, मतलब 1.5 करोड़ से थोड़ा ज्यादा आप पहुंचते हैं। शायद आपको 40 से 50 लाख रुपए का इसमें शॉर्टफॉल देखने को मिल सकता है। हमने पोर्टफोलियो में 12% का सीएजीआर आपका लिया है।
अगर आपको 2 करोड़ की राशि तक पहुंचना है तो आपका ये करंट एसआईपी जो 30,000 का है, लगभग आपको 40 या 42,000 रुपए तक आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब आते हैं स्कीम्स पे। आपने स्कीम पे भी हमारी राय पूछी थी। तो आपने जो इंटरनेशनल स्कीम या ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जो आपने लिया है, एक आपने एक सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस क्षेत्र का आपने लिया है। मेरी राय ये रहेगी, इसके अलावा ये आपका सिर्फ केवल एक इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन आपके पास है। और अगर ऐसा है तो आप इसमें से काफी दूसरे जो क्षेत्र है, जैसे मेन इकोनॉमी कहा जा सकता है, ऑयल एंड गैस कहा जा सकता है, बैंकिंग कहा जा सकता है, ये आप में मिसिंग है। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, इंटरनेशनल स्कीम अगर आप चूज करें, कभी रीबैलेंस करने का भी टाइम आ सकता है, तो एक सिंपल यूएस ब्लू चिप फंड में, यूएस लार्ज कैप फंड में या यूएस 500 फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो बात की थी हमने, पीजीआई मिड कैप, ये स्कीम आपके अंडर परफॉर्म पिछले 1 साल से कर रही है। तो अगर ये स्कीम का आपने खुद भी चयन किया है और आपने शायद किसी प्रोग्राम देख के भी किया था, ये आपको जरूर एएमसी के वेबसाइट पे आप जाते हैं तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है, मिड कैप फंड हम 4 साल या उससे ज्यादा की अवधि के लिए रेकमेंड करते हैं। आपने शायद 2021 से शुरू किया है, 2 years यू हैव स्पेंट इन इट। 2021 का इसका रिटर्न अच्छा था, 2022 या 23 में अभी फिलहाल के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। द रीजन पीजीआई मिड कैप का अंडर परफॉर्मेंस का ये भी हो सकता है, ये स्कीम बिलीव करती है एक्टिव शेयर ज्यादा रखने में। एक्टिव शेयर, ये एक टर्मिनोलॉजी हमको समझनी पड़ेगी। एक्टिव शेयर का सिंपल मतलब ये होता है, बेंचमार्क में, जैसे कोई भी एक मिड कैप स्कीम है, उसका बेंचमार्क होता है निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स, ये उसका बेंचमार्क होता है। तो निफ्टी मिड कैप 150 में शेयर्स का जो प्रतिशत होता है, उससे ज्यादा पीजीआई म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो है, अपने कन्विक्शन के अनुसार उससे ज्यादा या उससे कम शेयर्स की मात्रा में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक्टिव शेयर होने का, इसे आप दूसरी हाई कॉन्फिडेंस स्ट्रेटेजी भी कर सकते हैं। अगर शेयर्स आपके अनुसार अगर जाते हैं तो आपको काफी ज्यादा इसमें फायदा हो सकता है। लेकिन कभी कभार अगर आप अपनी थीसिस में पहले आप जा चुके हो और मार्केट इसको तुरंत अगर रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो शायद ये अंडर परफॉर्मेंस में भी रिजल्ट कर सकता है। तो ये स्कीम कहती है कि ये हमारा 66% एक्टिव शेयर है, और मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ अंडर परफॉर्मेंस की ये कारण हो सकता है। आप इसमें अपने लंबी अवधि तक अगर बने रहेंगे तो मेरे हिसाब से जो लॉन्ग टर्म सीएजआर आपको चाहिए, ये वो इस स्कीम से आपको आ सकता है। चलिए, तो ये जवाब विवेक गोयनका को, और उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। अमोल, बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता, अभी हमने देखा पिछले 2-4 दिन से और लास्ट 1 वीक से सारे लोग, सबका अटेंशन, सबका ध्यान जो है वो टैक्स फाइलिंग की तरफ जा चुका है। तो यहाँ पे मैं टैक्स फाइलिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, एक कॉमन इन्वेस्टर, जब भी आप रिडीम करते हैं कोई भी अमाउंट, तो उसमें से शायद कैपिटल गेन का एक उसमें एलिमेंट हो सकता है। अगर आपकी डेट स्कीम है, फिक्स्ड इनकम स्कीम है, तो उस कैपिटल गेन को एडेड टू द इनकम हो जाता है नई टैक्स प्रणाली के अनुसार, या जब भी आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से। और इक्विटी अगर आप रिडीम करते हैं, तब आपके पास शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो सकते हैं। ज्यादातर लोग इस चीज में ध्यान नहीं देते। अपने बिजनेसमैन अगर प्रोफेशनल है तो एडवांस टैक्स भरते हैं, अगर सैलरीड है तो उनका टीडीएस कट होके आता है। लेकिन कैपिटल गेन को भी आपको अपने टैक्स कैलकुलेशन में लेना है, और अगर बड़ी मात्रा में अगर आपने कोई रिडेम्पशन किया है, तो आप इस कैपिटल गेन को भी अपने ओवरऑल नंबर्स में फैक्टर करके आप उसका एडवांस टैक्स भी भरे। आखिरी समय तक, 31 मार्च तक या अगले जुलाई तक, जब आपके टैक्स भरने का टाइम आएगा, तब तक वेट ना करें। आप पेनल इंटरेस्ट या पेनल्टी से आप अपने आप को बचाएं, और कैपिटल गेन को भी एडवांस टैक्स में अपने दायरे में रखें। चलिए अमोल, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया, और हम शो को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए, ईएसजी फंड्स को लेकर हमारी खास चर्चा, जहां पर सेबी ने नए थीमेटिक ईएसजी फंड्स लाने को भी मंजूरी दे दी है। सुनिए। ईएसजी फंड्स को